अब मैं अपने मूल मौलिक तर्क पर आता हूं नाट्यशास्त्र की प्रस्थापना पूर्वापर संबंध में करने के लिए। देखिए, जितने भी संगीत से संबंधित और नाट्य से संबंधित पारिभाषिक शब्द हैं, वो हमको रामायण और महाभारत में मिलते हैं। मैंने अपनी पुस्तक, जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें एक पूरी लिस्ट दी है। जैसे केवल गांधर्व नहीं, ये तो एक जनरल, एक सामान्य शब्द हो गया। लेकिन जैसे श्रुति, अब श्रुति श्रुति क्या होती है? यानी सप्त स्वर हैं, 7 स्वर हैं, और ये माना जाता है कि अगर स्वरों को भी हम विभाजित करें, तो उस विभाजन करने का जो मापदंड होता है वो श्रुति होती है। और ये माना गया कि स्वर 7 होते हैं और श्रुतियाँ 22 होती हैं। यहाँ आपको इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझने की कि ये बहुत बारीक चीज़ है। स्वर के बारे में तो सब जानते हैं, 7 स्वर होते हैं, लेकिन श्रुतियाँ क्या होती हैं, ये केवल एक संगीत शास्त्री ही जानेगा। अब श्रुति एक टेक्निकल शब्द है और रामायण में वो मिल रहा है। जब शिक्षा दी जाती है रामायण के श्लोकों की, रामायण के टेक्स्ट की, लव और कुश को वाल्मीकि के द्वारा, तो वो उनको सिखाते हैं। और सिखाने के बाद कैसे सिखाते हैं? तंत्री लय समन्वितम, यानी साथ में वीणा बज रही है, वीणा लय में बज रही है, और वो गायन हो रहा है उन श्लोकों का। और वो जितना भी उनका गायन है वो श्रुति मनोहर है, यानी उसमें पूरी बारीकी है, वो शास्त्र के अनुसार बज रहा है। इस प्रकार के और बहुत सारे शब्द हैं, आज समय कम है इसलिए विवरण नहीं दे सकता, जो रामायण के, वाल्मीकि रामायण के, संस्कृत रामायण के विभिन्न कांडों में हमको मिलते हैं। जैसे शम्या। अब शम्या एक प्रकार की ताल होती थी, यानी ताल को दिखाने का हस्तक्रिया होती थी एक समय में। वो करीब करीब अब 400-500 वर्ष पहले उसका लोप हो गया, लेकिन वो शम्या का प्रयोग किया गया है, अयोध्या कांड में किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे हमको शब्द मिलते हैं सुंदर कांड में, लंका कांड में, और उत्तर कांड में तो मिलते ही हैं। ये कांडों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रायः विद्वान ये कहते हैं कि बालकांड और उत्तरकांड ये रामायण में बाद में जोड़ दिए गए, प्रक्षिप्त हुए, इत्यादि जो भी आप कहें। तो इसलिए प्राचीनतम जो उसके कांड हैं वो सुंदर और लंका कांड हैं, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे उसका आ, जो आधार है कथा का, वो तो सीता का हरण ही है ना। तो इसलिए सुंदर कांड और लंका कांड, उससे प्राचीन वो तो बाद के हो ही नहीं सकते, और हो सकते हैं लेकिन वो तो सबसे प्राचीन होना है। तो जब उनमें नाट्यशास्त्र के द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं संगीत के, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि नाट्यशास्त्र वाल्मीकि के सामने था। अब आप इसको उल्टा करके पूछें कि वो नाट्यशास्त्र के सामने वाल्मीकि थे। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? जितने भी पारिभाषिक शब्द होते हैं किसी विद्या के, वो शास्त्र में होते हैं, वो सामान्य भाषा में कभी के लिए नहीं होते। जैसे आज एक सर की बीमारी होती है, एन्सेफेलाइटिस, यानी जब आपके सर के ब्रेन में सूजन आ जाता है अंदर,
अब ये एनसेफेलाइटिस जो है, एनकेफेलोलिटिस यानी ग्रीक का ये अनुवाद है, तो ये कहाँ से आएगा भाई? ये तो डॉक्टर के यहाँ से आएगा ना। जो मॉडर्न मेडिसिन है, वहाँ इस शब्द की रचना होगी। इस शब्द की रचना एक कवि के यहाँ तो नहीं होगी, सामान्य भाषा में तो नहीं होगी, एक शास्त्र के अंतर्गत होगी। तो इसी तरह से शम्या क्या है, श्रुति क्या है, ग्राम क्या है, ये जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं संगीत के, जाति क्या है, ये अगर वाल्मीकि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ केवल ये होता है कि नाट्य शास्त्र उनके सामने है, एक पारिभाषिक ग्रंथ उनके सामने है। यही बात महाभारत पर भी लागू होती है। कहाँ हैं, कैसे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी पूरी लिस्ट मेरी पुस्तक में है। 1994 का ये ग्रंथ है जब मैंने इसको प्रकाशित किया था। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये पारंपरिक विद्वान मानते आए हैं। भारत के अंदर जो पारंपरिक विद्वान हैं वो यही मानते आए हैं कि नाट्यशास्त्र वाल्मीकि रामायण इत्यादि से पुराना है। अब एक दूसरा प्रश्न भी उठता है कि और कौन से ग्रंथ हैं जिनसे नाट्यशास्त्र को हम पहले का कहें। देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बड़े स्पष्ट रूप में बताया गया है कि किसके द्वारा इसकी रचना हुई। और नाट्यशास्त्र में भरत मुनि एक अर्थशास्त्र का विवरण देते हैं और ये बताते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर जो शब्द हैं उनका विवरण देते हुए वो बताते हैं कि अर्थशास्त्र किसका लिखा है। और यहां वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं बताते, वो बृहस्पति का अर्थशास्त्र बताते। अब ये माना जाता है कि एक अर्थशास्त्र था जो कौटिल्य से पहले का था, और ये भी माना जाता है कि उसके रचयिता बृहस्पति थे। तो इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पहले का नाट्यशास्त्र है। जब ये पूर्वापर संबंध बन रहा है ना, पूर्वापर संबंध में कौन से शास्त्र से पहले नाट्यशास्त्र आता है, ये इसकी प्रस्थापना हमें करनी है। तो इसकी प्रस्थापना करने में ये आवश्यक है ये बताना कि नाट्यशास्त्र कहाँ किस आधार पर हम रख रहे हैं। अब यही तर्क जो मैंने आपको रामायण के बारे में दिया और महाभारत के बारे में दिया कि पारिभाषिक शब्द कहाँ से आते हैं। पारिभाषिक शब्द शास्त्र से आते हैं। तो अगर वो शब्द किसी एक डिक्शनरी में मिलेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि उस परिभाषा की रचना डिक्शनरी में हुई, क्योंकि शब्दकोश कहां से लेता है शब्दों को, जो व्यवहार में है। शब्दकोश तो रचना नहीं करता। अब संस्कृत का प्राचीनतम शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश। तो अमरकोश के अंदर भी जितने संगीत से संबंधित शब्द हैं वो सब नाट्यशास्त्र में विद्यमान है। तो इसका क्या परिणाम हुआ कि अमरकोश के रचयिता के सामने भी नाट्यशास्त्र था। इस तरह से कुछ और तर्क भी दिए जा सकते हैं। समय की कमी है इसलिए मैं उन ग्रंथों का विवरण आपको नहीं देना चाहता। तो इतना प्रस्थापित हो जाता है
केवल भाषा के आधार पर और शब्दों के आधार पर कि रामायण से भी पहले, वाल्मीकि रामायण से भी पहले और महाभारत से भी पहले नाट्यशास्त्र है। और इसी प्रकार अर्थशास्त्र और अन्य जितने भी शास्त्र इत्यादि आते हैं, उनसे ये पहले का है। हाँ, अगर किसी कारण कुछ धर्मशास्त्रों में भी हमें संगीत के पारिभाषिक शब्दों का विवरण मिल जाता, तो ये भी हो जाता कि ये कुछ धर्मशास्त्रों से भी पहले का ग्रंथ है। तो देखिए, इस आधार पर निर्णय कर से ये हमको मिलता है।